नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और सब्सिडरी में साइकोलॉजी रखे हुए हैं जो कि 100 मार्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी साइकोलॉजी सब्सिडी से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। पहला जो प्रश्न है कि सांख्यिकी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से किस बुद्धि लब्धि वालों को असमान कहा जाएगा। दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिएगा। आप ये समझिए कि इस वीडियो में आप टेस्ट भी दे रहे हैं और प्रश्नों का रिवीजन भी कर रहे हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया है और अगर आपने ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग 90 से कम या 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैसे लोग जो आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को जरूरी आता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क ही राइट आंसर हो जाएगा समान। वैसे लोग जो आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो समान व्यक्ति कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए ये प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कब हुआ था, और 3 नंबर का जो प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सिगमंड फ्राइड का जो जन्म हुआ था वो था वियना में, और सिगमंड फ्राइड का जन्म कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में। तो तीसरा का राइट आंसर क हो जाएगा और चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क हो जाएगा। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि DSM-4 का संशोधित संस्करण पुनः कब प्रकाशित किया गया था। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनोरोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आधुनिक मनोरोग विज्ञान का जो जनक है वो फिलिप पिनेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी आंसर पे डाउट होगा, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा कि ये गलत है या सही है। फ्राइड के अनुसार अगला जो प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार मन अथवा व्यक्तित्व के कितने पहलू हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। याद रखिएगा फ्राइड के अनुसार जो है मन अथवा व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। ख राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मन के गत्यात्मक पहलू का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। यानी 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उसमें से बताइए कि मन के गत्यात्मक पहलू का प्रतिपादन किसने किया था। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ख इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध गत्यात्मक पहलू से नहीं है। तो याद रखिएगा यानी नीचे में 4 ऑप्शन है, उसमें से ईड, ईगो, सुपर ईगो यानी अचेतन। यानी अचेतन जो है, अचेतन का संबंध जो है वो गत्यात्मक पहलू से नहीं है, तो राइट आंसर घ हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि व्यक्ति के सभी कार्यों पर किसका प्रतिबंध रहता है। तो व्यक्ति के सभी कार्यों पर जो प्रतिबंध रहता है वो सुपर ईगो का रहता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के मन के आकारात्मक पहलू को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्राइड के जो मन के आकारात्मक पहलू को विभाजित किया गया है वो किया गया है 3 भाग में। देखिए नीचे ऑप्शन है ग 3, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में 1-2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। इस वीडियो में इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और वो प्रश्न आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो आप उस प्रश्न को जरूर ही कवर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किसके अनुसार चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभव से होता है। राइट आंसर होगा इसका किसकर। देख लीजिएगा आप अच्छे से। अगला प्रश्न है कि ठीक समय पर अचानक नींद का टूट जाना वो निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो ये जो संबंधित होता है वो होता है अचेतन से। राइट आंसर ख होगा। अगला जो प्रश्न है कि मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मन का सबसे बड़ा भाग होता है अचेतन।
ख इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस 13 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ठीक समय पर अचानक नींद का टूट जाना निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो ये भी अचेतन से संबंधित है। और मन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो वो भी अचेतन होता है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रिविजन करके जाइएगा, तो एग्जाम में किसी टाइप से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका जवाब दे पाइएगा। 15 नंबर का जो प्रश्न है कि फ्राइड द्वारा लिखी गई पुस्तक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1914 ईस्वी। अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न को तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए समय थोड़ा कम बचता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और अच्छे से ऑप्शन को भी पढ़िए और करेक्ट जवाब दीजिए। 16 नंबर का जो प्रश्न है कि ऐसी भूलें जो अनायास नहीं होती बल्कि उनका कोई ना कोई कारण होता है, जो अचेतन में दमित होता है, यह कथन जो है वो किसने कहा था? प्रश्न को थोड़ा आप अच्छे से पढ़िए, गहराई से पढ़िए, आपको खुद पे खुद आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा क, फ्राइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यदि हम किसी व्यक्ति को 100 रुपये का नोट देना चाहते हैं परंतु भूल से उसे 500 रुपये का नोट दे देते हैं, ऐसी भूलों को दैनिक जीवन की मनोविकृतियों के किस प्रकार में रखा जा सकता है? प्रश्न थोड़ा आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ऑटोमेटिक आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, अनजाने में की गई क्रियाएं। अगला जो प्रश्न है कि एक महिला जो अपने पति से झगड़ चुकी है और अपने बेटे पर बरस पड़ती है, यह उदाहरण जो है, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए ये उदाहरण किसका है? तो मतलब ये जो है, एक महिला जो अपने पति से झगड़ चुकी है और अपने बेटे पर बरस पड़ती है, यह उदाहरण जो है वो है विस्थापन का। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि जीवन संघर्षों में मिलकर बना है। याद रखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जीवन संघर्षों से मिलकर बना है, यह कथन जो है वह निम्न में से किसका था? यानी युंग ने, एडलर ने, यह कथन युंग ने कहा था, एडलर ने, फ्राइड ने, या फिर ब्राउन ने? तो याद रखिएगा यह कथन जो है वो फ्राइड का था। अगला प्रश्न है कि दमन कैसी प्रक्रिया है? तो दमन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ख राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मानसिक मनोरचना को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो मानसिक मनोरचना को जो विभाजित किया गया है वो किया गया है 2 वर्गों में। ख इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि कष्टकर या अनैतिक होने के कारण व्यक्ति को विक्षुब्ध करने वाले विचार या इच्छाएं जब स्वतः ही चेतना से हट जाते हैं तो इसे निम्न में से किसकी संज्ञा दी गई है? आप थोड़ा प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, गहराई से समझिएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क राइट हो जाएगा, दमन। अगला जो प्रश्न है वो है कि जब किसी युवक को अपने मनपसंद की सुंदर लड़की से शादी नहीं हो पाती है तो वह युवक अक्सर यह कहता है कि चलो अच्छा हुआ, उससे भी अधिक सुंदर लड़की मिलने का रास्ता खुल गया। यह युक्तिकरण जो है, यह युक्तिकरण के 2 प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, थोड़ा लंबा प्रश्न है, पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समझिए इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर? सावर ग्रेप्स टाइप होगा या फिर स्वीट लेमन टाइप होगा? क राइट आंसर होगा इसका, सावर ग्रेप्स टाइप। अगला जो प्रश्न है वो है कि अपनी झोपड़ी दूसरे के महल से भली तथा अपनी सूखी रोटी दूसरे के हलवे से अधिक स्वादिष्ट होती है। ऐसी जो युक्तियां होती है वो युक्तिकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ख इसका राइट आंसर होगा, स्वीट लेमन टाइप। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्राइड के जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं वो है 5। याद रखिएगा 5 है। इस टाइप के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था
वो किया था फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। अगला प्रश्न है कि लैंगिक क्रियाओं की शुरुआत व्यक्ति के किस काल से शुरू होती है। तो लैंगिक क्रियाओं की जो शुरुआत होती है वो जो होती है वो व्यक्ति के किस काल से शुरू होती है, तो शैशव काल से शुरू हो जाती है। तो क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुखवर्ती चूषण की अवस्था जन्म से लेकर कितने महीने तक की होती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए 4 ऑप्शन है, आप राइट चूज कीजिए कि क्या होगा इसका। चलिए थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, लेकिन राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि मुखवर्ती चूषण की अवस्था जो है वो जन्म से लेकर कितने महीने तक होती है, तो जन्म से लेकर 6 महीने तक होती है। क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चों में प्रदर्शन प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। प्रश्न अच्छे से समझिएगा, कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चों में प्रदर्शन प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क, लिंग प्रधानावस्था या शैशवावस्था। क इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसे असमान व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, याददाश्त की कमजोरी। अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को, सभी प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जब तक आप अच्छे से नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं ला पाइएगा। तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया द्वारा स्वप्न का अस्पष्ट विषय में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जो स्वप्न का अस्पष्ट विषय में बदल जाता है उसे कहा जाता है स्वप्न प्रक्रम कहा जाता है। तो क राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि सम्मोहित स्वप्न किसे कहा जाता है। आप अच्छे से देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और अच्छे से प्रश्न को तो देख ही लिए, ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब बताइए क्या होगा। चलिए, अगर आपने ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है वीडियो को स्टॉप करके, तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ग पे थिंक लगाया था, सोच लगाया था, तो आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि स्वप्न दृष्टा द्वारा देखे गए स्वप्न के विषय को क्या कहा जाता है। स्वप्न दृष्टा द्वारा देखे गए स्वप्न के विषय को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ग हो जाएगा इसका, अस्पष्ट विषय। अगला जो प्रश्न है वह है कि फ्राइड के अनुसार स्वप्न विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फ्राइड के अनुसार स्वप्न विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि रोगी के अचेतन के बारे में जानना। तो ग राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वप्न का वास्तविक अर्थ का पता कब चलता है। तो स्वप्न के वास्तविक अर्थ का पता तब चल पाता है जब स्पष्ट विषय के विश्लेषण से जो है राइट आंसर का क हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा प्रश्न को। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध स्वप्न सिद्धांत से है। तो घ राइट आंसर होगा इसका। उपयुक्त तीनों, यानी 3 ऑप्शन जो है दिए गए हैं, ये तीनों सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि किसने फ्राइड के कामेच्छा या यौन इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के स्वप्न का संबंध निम्न में से किससे माना है। फ्राइड के स्वप्न का संबंध निम्न में से किससे माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अतीत। 39 नंबर का प्रश्न है कि फ्राइड ने अपनी पुस्तक में प्रतीकों की एक लंबी सूची प्रदान की है और उसमें छाती, डंडा, सांप, बंदूक, पैर, केला या इसी तरह की अन्य लंबे आकार की वस्तुओं का अर्थ बतलाया गया है। प्रश्न को थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, पुरुषलिंग। और 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फ्राइड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दी इंटरप्रेटेशन ऑफ ड्रीम्स किस ईस्वी में प्रकाशित की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ख हो जाएगा 1900 ईस्वी। तो दोस्तों और भी प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो इसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न को आप अच्छे से सुन लीजिए और इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न काफ़ी आसान है, ये भी रेखा प्रकाशन की बुक से ही लिया गया है, तो आप इसका जवाब इजीली दे पाएंगे। लेकिन प्रश्न थोड़ा आप अच्छे से सुनिए। प्रश्न है कि मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितना होता है, यानी कितना से ऊपर होता है या कितना से नीचे होता है। प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं, अगर इस वीडियो पे आप सभी का प्यार बना रहा तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन मैं ज़रूर करवाऊंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।